सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम प्रेमचंद की कहानी कला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को पढ़ा था। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में हमने प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मान करके हिंदी कहानी को निम्न भागों में विभक्त किया था। जैसे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में हम माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्ले की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई और नकली किला, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ज्वाल दत्त शर्मा की मिलन आदि कहानियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हुए थे। उन्होंने भी 3 कहानियाँ लिखी थी। जैसे उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी जो थी उसका प्रकाशन सन 1915 में हुआ था और सरस्वती पत्रिका में हुआ था। ये कहानी जो थी कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इस कहानी का मूल विषय था आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। इस दृष्टि से भी ये सशक्त एवं प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। आज हम प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जो हिंदी के युग परिवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन जो 1907 में प्रकाशित हुआ था, स्वातंत्र्य की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उनका सोजे वतन जो था वो पूर्णतः स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत था और इस कारण अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर लिया। बाद में वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उनका ये नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अंतिम कफन 1936 में। अतः इस काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हुई। प्रेमचंद की जो कहानियाँ थी उनमें विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने समेटा है। उनकी कहानियाँ अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु कई कहानियाँ कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग धर्म जाति के हैं। कोई हिंदू धर्म का है तो कोई मुसलमान का, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया है। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या हो, चाहे सूदखोरों के शोषण से पिसते हुए ग्रामीणों की समस्या हो, छुआछूत की समस्या हो, रूढ़ि एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि कोई भी समस्या हो, उन्होंने अपनी कहानियों में जीवन की इन विविध समस्याओं को उठाया है। प्रेमचंद के प्रारंभिक कहानियों में आदर्श पुट दिया गया है। उनकी प्रारंभिक जो कहानियाँ थी वो आदर्शवादी अधिक थी। जैसे पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियों का
मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठ का मुंह काला। जबकि उन्होंने जो बाद में जो कहानियाँ लिखी, जो उनकी प्रवृत्ति कहानियाँ थी, ये था पूस की रात और कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि उनकी पहले वाली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई यथार्थवादी कहानियाँ हैं। यानी कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में जो कहानियाँ लिखी थी वो आदर्शवादी कहानियाँ थी और बाद में जो कहानियाँ लिखी वो उनकी यथार्थवादी कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियाँ आदर्शात्मक, इतिवृत्तात्मक एवं घटना बहुल हैं। यानी कि उनके जो प्रारंभिक जो कहानियाँ थी उनमें इतिवृत्तात्मकता बहुत अधिक थी, घटनाएं बहुत अधिक हुई हैं। इनका मूल स्वर पश्चाताप है, जैसे बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, मंत्र आदि ऐसी कहानियाँ हैं। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर हेतु भारद्वाज लिखते हैं, आदर्शवादी एवं सुधारवादी दृष्टि का कारण यह भी है कि प्रेमचंद के मन में मनुष्य की सद्वृत्तियों के प्रति गहरी आस्था है। उन्हें लगता है कि मनुष्य बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता एवं उसके सुधार की संभावनाएं सदा बनी रहती हैं। ये ऐसे विचार प्रेमचंद के थे। प्रेमचंद जी मानते थे कि मनुष्य बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता है, उसमें हमेशा सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। प्रेमचंद की वे कहानियाँ जिनमें शोषण का विरोध है, एक आक्रोश है, द्वितीय चरण की कहानियाँ हैं जिन्हें विकासवादी काल की कहानियाँ कहा जा सकता है। महाजनी सभ्यता में शोषण का स्वरूप कितना भयावह है इसका प्रमाण सवा सेर गेहूँ है। यानी कि सवा सेर गेहूँ में उनकी जो कहानी है उसमें पता चलता है कि महाजनी सभ्यता हो और उसमें कितना भयावह शोषण होता है। कर्ज में लिए गए सवा सेर गेहूँ को एक पीढ़ी तो चुका नहीं पाती, दूसरी पीढ़ी भी चुका पाएगी, इसमें संदेह है। जुलूस और समर यात्रा में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र किया है। यानी कि उनकी जो समर यात्रा कहानी है और जुलूस कहानी है उसमें उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र किया है। प्रेमचंद के कथा विकास का तीसरा चरण है उत्कर्ष काल, और उन्होंने अपने इस उत्कर्ष काल में, जिसमें सदगति, ईदगाह, नशा, कफन, पूस की रात आदि कहानियों को लिया जा सकता है, जो उनकी यथार्थवादी कहानियाँ हैं। कफन शोषणमूलक व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी है, तो सदगति का दुखिया धार्मिक पाखंड एवं शोषण का शिकार बनकर मर जाता है। यानी कि कफन और सदगति जो कहानियाँ हैं उनकी यथार्थवादी कहानियाँ हैं, और कफन में उन्होंने शोषणमूलक व्यवस्था पर बहुत ही कठोर टिप्पणी की है, और सदगति का पात्र दुखिया जो है वो धार्मिक पाखंड और शोषण का शिकार बन करके मर जाता है। ये जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। ये कहकर प्रेमचंद ने जो व्यंग्य किया है वह पाठक को भीतर तक तिलमिला देता है। कफन के घिसू माधव कफन के लिए मिले पैसों से अपना पेट भरते हैं। कफन कहानी के जो मुख्य पात्र हैं घिसू और माधव, उनको कफन के पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो कफन न खरीद करके अपना पेट भरते हैं, और शोषकों को कोसते हुए अपने को तसल्ली देते हैं कि निश्चय ही बुधिया स्वर्ग जाएगी, जो मरते मरते हमारी आकांक्षा को पूरी कर गई। यानी कि बुधिया जो है वो मर गई है और उसके लिए उनके पास कफन के पैसे नहीं होते हैं, और गांव वाले उनको कफन के पैसे देते हैं, लेकिन घिसू और माधव जो हैं उनके कफन के पैसों से अपना पेट भर लेते हैं। और वो इस कहानी में के माध्यम से प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि शोषक लोग
कितने बुरे होते हैं और उनको वो कोसते हुए अपने आप को तसल्ली देते हैं कि बुधिया जो है वो निश्चित ही स्वर्ग जाएगी, क्योंकि मरते मरते हमारी आकांक्षा को पूरी कर गई, यानी कि हमें भर पेट भोजन मिल गया, उसके लिए जो कफन के पैसे मिले थे उससे वह बैंकुट न जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। तो यहाँ इस पंक्ति में शोषकों के प्रति कोसा है प्रेमचंद जी ने, और उन्होंने यही बताया है कि वो बैंकुट जाएगी क्योंकि उसने हमारे मन की आकांक्षा को पूरा किया। प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा है। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है तथा चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया गया है। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानी है। सन 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे एवं संश्लिष्ट होते गए तथा कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। कहानियों के पात्रों का चरित्रांकन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा और कहानी को चरम सीमा तक द्वंद्व एवं समस्या के माध्यम से पहुंचाया गया। शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानी है। इससे पूर्व की कहानियों प्रभाव की दृष्टि से कमजोर ही कही जाएंगी। प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण परंपरागत मूल्यों में आस्था और अंधविश्वास परवर्ती कहानियों में दिखाई नहीं पड़ता। सन 1930 से लेकर 1936 तक कालखंड प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल है। इस काल की कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की ओर ध्यान दिया गया है। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं। इनमें सच्चाई को नग्न रूप में उजागर किया गया है। हिंदी की आधुनिक कहानियों को ऐसी कहानियों में बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। हिंदी कहानी में मनोविज्ञान का प्रवेश कराने का श्रेय भी प्रेमचंद को ही दिया जाना चाहिए। यानी कि हिंदी में जो मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई हैं वो भी प्रेमचंद को ही उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने चरित्र चित्रण में मनोविज्ञान का समावेश किया तथा पात्रों में मनोविश्लेषण पर ध्यान दिया। नशा, मनोवर्ती, ईदगाह मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानियां हैं। प्रेमचंद जी ने आज़ादी के लिए जन संघर्ष करने वाले पात्रों का चित्रण भी आहुति, जुलूस, सत्याग्रह और समर यात्रा नामक कहानियों में किया। प्रेमचंद की कहानी कला में भाषा का विशेष योगदान है। उनकी कहानियाँ भाषा की दृष्टि से बेजोड़ हैं। भाषा पूर्णतः पात्रा अनुकूल है तथा उसमें लोकोक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है। भाषा के कारण ही उनकी कहानियों की पठनीयता एवं संप्रेषणीयता बढ़ गई है। सरल, सहज, प्रभावपूर्ण भाषा जिसमें उर्दू, अंग्रेजी के चलते हुए शब्द प्रयुक्त हैं, प्रेमचंद की कहानियों में उपलब्ध होती है। आज जिस दलित चेतना को कहानियों में अभिव्यक्त किया जा रहा है उसे बहुत पहले ही प्रेमचंद ठाकुर का कुआं और सदगति कहानियों में अभिव्यक्ति दे चुके हैं कि आज हम जिन दलित कहानियों को, जिन कहानियों में दलित वर्ग का चित्रण करते हैं, दलित चेतना को अभिव्यक्त करते हैं, प्रेमचंद ने उस समय ही उस दलित चेतना के बारे में ठाकुर का कुआं और सदगति कहानियों में लिख चुके थे।
ग्रामीण समाज की सच्चाइयों को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने उजागर करने का पूर्ण सफल प्रयास किया है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ग्रह दाग, परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूँ, आत्माराम, सुजान भक्त, माता का हृदय, कजा की, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, लॉटरी, पूस की रात और कफन के नाम लिए जा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी, उन कहानियों की विषय वस्तु क्या थी और प्रेमचंद की कहानी कला की क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। प्रेमचंद की कहानियों के विषय जो है वो बिल्कुल विविधतापूर्ण था। जीवन और जगत के अनेक प्रसंग उनकी कहानियों में व्यक्त हुए हैं। उनकी कुछ कहानियाँ ग्रामीण जीवन से सरोकार रखती हैं तो कुछ खेती किसान से जुड़ी समस्याओं पर आधारित है। कुछ कहानियों में स्वाधीनता आंदोलन का उल्लेख है तो कुछ में शोषण चक्कर में पिसती निरही जनता का चित्रण है। महाजनी सभ्यता के चक्कर में पिसते जनसाधारण के प्रति असीम ममत्व प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद की कहानियों के पात्रों के माध्यम से नैतिक उपदेश देती हैं। उनकी कहानियाँ अपने पात्रों के माध्यम से नैतिक उपदेश देती हैं। चलो, इस प्रकार आज हमने प्रेमचंद की कहानी कला को पढ़ लिया।